मौजूदा दौरे हुकूमत नून लीग की है, उनके साथ ये सुहेल बार साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा उनके मामू की बेटी हैं। हकीकत तो ये है कि मरियम नवाज साहिबा को पता ही नहीं कि उनके मामू के कहाँ अपना बेटे बैठे। गामे पहलवान की माँ बख्शी कितनी नस्ल है? ये 6वीं पीढ़ी है, छठी पीढ़ी आपके जो है वो आप बैठे हैं। हाँ जी, वो किसी को पता ही नहीं। मरियम नवाज साहब को भी इस चीज़ का नहीं पता कि ये पीढ़ी कहाँ से चली है, कहाँ नहीं। तो इतनी अफरा तफरी है, किसी को ये पता ही नहीं कि हमारा कौन सा रिश्ता कहाँ बैठा हुआ है। बीमारी में कितने साल से? 15 साल से। 15 साल से इस बीमारी को आप लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं हाँ जी ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त मैं कोट ख्वाजा सईद इलाके में मौजूद हूँ। मौजूदा दौरे हुकूमत नून लीग की है, उनके साथ ये सुहेल बार साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा उनके मामू की बेटी हैं। इसमें क्या हक़ाइक़ हैं, इसमें क्या हकीकत है और सुहेल बार साहब किस हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आइए आपके साथ पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं और उनके हालात भी दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। जी तो नाज़रीन, ये वो बर्तन हैं जिन पे शायद ही इन्होंने खाना पकाया हो। ये बर्तन बता रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं पक सका या पकाने, क्या कहूँ मैं नाज़रीन, ये हालात। आइए आगे भी दिखाते हैं आपको। नाज़रीन आगे आए, ये दिखाए मेरा कैमरामैन। ये वो चूल्हा है जो कि शायद ही पूरे महीने में 3-4 मरतबा इन्होंने खाना पकाया हो, लेकिन बिल हर महीने जो है वो आता है। इनकी वालदा से बात हुई मेरी, वो कह रही थी कि 20,000 रुपये का बिल आया 2 माह पहले। कतरा कतरा करके जमा करके इन्होंने वो बिल जमा करवाया। नाज़रीन ये हालात हैं और मैं आपको क्या दिखाऊं कि सुहेल बार साहब किस हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पिछले महीने इनको बिल आया बिजली का 12,000 रुपये का। 70 साल वालदा है, 70 साल बूढ़ी वालदा है, घरों में काम करती हैं और वो बताती हैं कि मरियम नवाज साहबा ने गाड़ी भेजी राशन के लिए। तो जब इनको कहा गया कि कार्ड, शनाख्ती कार्ड आप दिखाएं और आपको राशन मिलेगा, तो नाज़रीन इनका कार्ड वो कहते हैं कि इंदराज ही नहीं है, आपको राशन नहीं मिल सका। क्या हालात आपको दिखाऊं। ये दरो दीवार जो है वो आपको सामने नज़र आ रही है, ये किन हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये देखें, ये क्या मैं बताऊं। आए मेरा अगर कैमरामैन अंदर आए तो मैं अंदर के हालात भी आपके साथ दिखाता जाऊं, आपके साथ शेयर करता जाऊं। नाज़रीन अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये देखें, ये ईंटें हैं लगी हुई और ये एक बांस इन्होंने खड़ा किया हुआ है और ये ऊपर देखें वो बाले के हालात देख लें कि अभी अगर ये बांस जो है वो पीछे कर दूंगा तो नीचे ये छत नीचे आ जाएगी। सुहेल बार साहब से बात करेंगे और पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। कहते हैं कि ये छत जो है इस पे बारिश पड़ेगी और पानी, जब बारिश होती है जब पानी नीचे आता है, दोनों दीवार आपको बता रही है। ये देखें कि पूरे कमरे में ये कैमरामैन छत दिखाइएगा कि किन हालात में। ये देखें 1 गार्डर 2 गार्डर पड़े हैं और छत जो है वो अल्लाह के आसरे पे छत जो है वो टिक्की पड़ी है। नाज़रीन ये हालात है और अगर मेरा कैमरामैन इधर कैमरा करे तो सुहेल बार साहब इधर लेटे हुए हैं, उनसे बात करेंगे और पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है आपका? गुजर रहा है, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा पहले कि इमाम बख्श पहलवान और गामा पहलवान से कैसे आपका ताल्लुक है? है। इनके ऊपर से भी दो पहलवान हैं ऐसे, खुदा पहलवान और रमजी पहलवान। उसके बाद इमाम बख्श पहलवान और गामा पहलवान से अच्छा ये असल नस्ल ऐसे शुरू हुई है, खुदा पहलवान और रमजी पहलवान। उनके बाद मशहूर गामा पहलवान और इमाम बख्श पहलवान हुए ठीक थे। है। ये जिनके चश्मो चराग है। जी आगे उनसे इस लड़ी ये चल अच्छा आपने ये भी कहा है कि आप मरियम नवाज साहबा के आप मामू के बेटे हैं। जी बिल्कुल। इनमें के इसमें क्या हकीकत है? हकीकत तो ये है कि मरियम नवाज साहब को पता ही नहीं कि उनके मामू के काम का बेटे बैठे इस साल, वो क्यों? क्योंकि वो मुल्क से ज्यादातर बाहर रही है। उनकी वालदा को पता था। वो पाकिस्तान में उनका एक चैनल शो था जब वो औरतों के लिए हक में लड़ती थी, औरतों का हक मांगती थी। किसी और को घर में तकलीफ होती थी, किसी को मशीन चाहिए या किसी को कुछ चीज चाहिए, वो उन्हें देती थी, वो हेल्प करते थे। हेल्प करती थी। उनका एक अदारा था हेल्प। जी जी ठीक है। मेरा जो दादा इकबाल भट्ट है और मेरे वालिद मसूद इकबाल भट्ट है, वो तो पहलवानी फील्ड में नहीं थे, वो पढ़े लिखे मैन थे साहब। अच्छा पहलवानी फील्ड में जाना था, इमाम बख्श पहलवान था। ये इमाम बख्श पहलवान की लड़ी से सारा हाँ जी, जारा और पोलू जी उनकी लड़ी से। यासीन पहलवान, तो हम मयूद्दीन पहलवान और इकबाल भट्ट पहलवान, ये सारी वही लड़ी थी। बई पहलवान और टीपू ट्रक वाले, अच्छा ये भी उसी लड़ी में है। ये भी उन्हीं लड़ी में। अच्छा क्योंकि डॉक्टर हफीज, डॉक्टर मजीद, उनकी बहन की शादी बिल्ले ट्रकोले के साथ हुई थी। अच्छा डॉक्टर हफीज मजीद टीपू के मामू लगते थे। अच्छा मेरा वालिद भी टीपू का मामू लगता था। यानी ये एक नस्ल थी सारी। अच्छा 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 मुझे ये बताइएगा कि इमाम बख्श ने तो ठीक है ये सारी उनकी औलाद है। गामे पहलवान ने उनकी औलाद क्या है? उनके सामने कोई अभी तक ग्रामीण पहलवान में जो मशहूर जो उनकी औलाद थी, उन्होंने उनके बेटे बहुत कम थे। उनकी बेटी थी, उसमें कहते हैं तबसूम नवाज साहब, जो मरियम नवाज साहब की बेटी है, वो उनकी दोतरी थी। ग्रामीण पहलवान गामे पहलवान की उनकी दोतरी थी। हाँ जी, अच्छा उनकी बेटी की बेटी थी। बेटे की बेटी थी। ठीक है। तबसूम नवाज। हाँ तबसूम नवाज। उसके बाद उनकी शादी होगी, उन्होंने पहलवानी फैमिली में तवज्जो देनी शुरू की। वो ज्यादातर अपने मियां नवाज शरीफ के साथ काम करती थी और मियां नवाज शरीफ के साथ बहुत ज्यादा उनका यानी अदारे देखने या करने। मियां साहब अपनी बीवी के बगैर कोई बात नहीं करते थे। अच्छा अपनी बीवी के साथ मशवरा करने के बाद वो दूसरा काम करते थे मियां नवाज शरीफ साहब। ये उनकी सिफ्त थी। ठीक है। आज तक इस बात का किसी को पता नहीं कि मियां साहब किससे मुझे। और उसके बाद अपनी वालदा उन्होंने सबसे आगे रखी थी। मियां साहब की शरीफ खान की जो वालदा थी ना, वो नहायत ही अच्छी, और शरीफ खानदान सारे उनके बगैर नहीं चलते थे। उनके बाद तबसूम नवाज साहब थे, उनके बाद शहबाज शरीफ साहब थे, फिर हमजा शरीफ साहब थे, फिर नवाज शरीफ साहब थे, अब मरियम नवाज साहब थे। बाकी जो उनके दो बेटे हैं वो बाहर के मुल्क में रहते हैं। एक बेटी एक जॉर्डन में रहती है, यहाँ नहीं। ठीक मरियम तबसूम नवाज साहब का जो जिस खानदान से मैं हूँ, वो इनका नानका था, मेरा दाद का था। सही है। तबसूम नवाज साहब का वो नानका है, मेरा वो दाद का है। मैं उनकी एक बेटा इकबाल भट्ट, उसका आगे बेटा मसूद इकबाल भट्ट, आगे तीसरी जगह पे मैं आया हूँ। यानी कि ये कितनी गामे पहलवान की और इमाम बख्श की कितनी नस्ल है? ये 6वीं पीढ़ी है। छठी पीढ़ी है। छठी पीढ़ी आपके जो है वो आप बैठे हैं। हाँ जी, वो किसी को पता नहीं। मरियम नवाज साहब को भी इस चीज का नहीं पता कि ये पीढ़ी कहाँ से चली है, कहाँ नहीं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि कैसे ये इनके हालात देख आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आपने पहलवानी की? मैंने पहलवानी की थी, मुझे शौक भी था, पर मैं हाई लेवल पे नहीं कर सका। वैसे डंड बैठ का डंड बैठ का ये सारा वजूद उनका ही है। मैं माशाल्लाह बड़ा फिट था, 1 फुट थी ना मेरा, माशाल्लाह बड़ा फिट था। पहलवानी की है हर चीज माशाल्लाह। मेरा वालिद हमारे अच्छी खुराक अच्छी, उन्होंने मेरी हर चीज हमारी रखी थी। वाला साहब क्या करते थे? वालिद साहब हमारे जो थे वो पीआईए में अफसर थे, अच्छा सिक्योरिटी गार्ड थे, पीआईए में जहाज थे। अच्छा एलएलबी किया हुआ था, स्टैंडर्ड मॉडल स्कूल में 10 की हुई थी उन्होंने। माशाल्लाह। उस स्कूल में नवाज साहब भी पढ़े हैं, शहबाज शरीफ साहब पढ़े हैं,
اس اسکول میں معین اختر صاحب پڑھے ہیں, عثمان پیرزادہ, نوید اختر صاحب, واہ یہ سب اس اسکول میں سارے تعلیم لیجنڈ تھے, لیجنڈ تھے. ان کے ساتھ پڑھے ہیں. کوئی ڈرامہ میں چلا گیا, کوئی سیاست میں چلا گیا, جی جی کوئی جاب میں چلا گیا, کوئی وکیل بن گیا. یعنی ماشاء اللہ لاہور کے باہر تھے وہ. تو بات ہی وہی گھوم کے آ جاتی ہے کہ اب اتنی افراتفری ہے, کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کون سا رشتہ کہاں بیٹھا ہوا ہے اور کس حال میں ہے. نفسا نفسی کا دور ہے. یہ ایک دم آپ اگر آپ پوچھیں کہ میں کس طرف آیا ہوں اس لہر کے اوپر, کہ میں نے یہ آواز میڈیا سے کیوں اٹھائی, کہ میں پہلے کیوں نہیں بول سکتا. آپ کے ذہن میں پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پہلوانی کرتے تھے, شادی آپ کی ہوئی, بیگم بچے کتنے آپ کے؟ میرے پاس بھی پانچ بچے. اچھا, تو آپ کی جو وائف تھی وہ ماشاءاللہ میرا بڑا ساتھ دیا اس نے, میری وائف نے. اب حال ہی میں 25-30 دن ہے وہ فوت ہو گئی. بیماری کی ہاں جی, وہ بیماری تھی, اس نے مجھے بتایا ہی نہیں. 10 سال بیماری کے اوپر اندر ہی گھومتی. یعنی کہ آپ کو دیکھ کے بیماری ان کو لگ گئی تو وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ برداشت کرتی. ویسے کیا بیماری تھی ان کو؟ انہیں سانس کا مسئلہ تھا, پھیپھڑے ختم ہو گئے تھے, جگر ان کا ختم ہو گیا تھا. یعنی اس نے اللہ کی بندی نے بتایا ہی نہیں میں بیمار ہوں, کہ میرا بندہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, یہ کیا کر سکتا میرا لیے, کچھ کرتی میں کچھ ہاتھ بنا مارتا. بادشاہ مجھے بتائیے گا کہ آپ اس بیماری میں کتنے سال تھے؟ 15 سال سے. 15 سال سے اس بیماری کو آپ لے کے چل رہے ہیں, جھیل رہے ہیں. اور اس جگہ پہ جھیل رہا ہوں کہ میرے کمرے میں جانور نہیں رہ سکتا. لیکن جس کمرے میں چھت میں رہنا ہوا, رات کو اتنے سے کیڑے گرتے ہیں, اور چھت کسی کا مرضی گر سکتی ہے. ناظرین, آپ ساتھ ونڈو میں دیکھ سکتے ہیں ان کی چھت کے حالات, ان کے گھر کے حالات, وہ ونڈو میں آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں, ویڈیو چل رہی ہے. یہ کس طرح اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں, زندگی کو جھیل رہے ہیں, زندگی کے ساتھ لڑ رہے ہیں. مزید ڈیٹیل جانیں گے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ بیماری جو ہے وہ ہے کیا؟ یہ اکثر یہ بیماری زہر باد ہے, پہلوانے سے تھنوں میں زہر باد نہیں, گاؤں مجھوں کی ہوتا, جانوروں کی ہوتا, اس کا دم ہوتا ہے, اگر ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو یہ جائے. بیسیکلی زہر باد ہوتا کیا ہے؟ یہ آپ کے جلد کی چربی کے اندر ریشہ پڑ جاتا ہے, اچھا پیک ہونی شروع ہوتی ہے, یعنی وہ پھیلنا شروع ہوتی ہے. اچھا, کنٹرول نہیں اس کے اپنے جسم میں جانا شروع ہوتی ہے, یعنی وہ سیک چھوڑتی ہے. اور یہ سب کاٹنا بھی کس سے پڑ جاتا ہے اگر وہ زیادہ ہو جائے. یعنی 15 سال سے آپ اس چیز کے ساتھ لڑ رہے ہیں اس بیماری کے ساتھ, ہو. اور وہ آدمی لڑ رہا ہے جو رستم ہند کی نسل کا چراغ ہے. یہی میری نیوز ملکہ برطانیہ تک چل جائے, ان کے کسی بندے کو پتا چل جائے کہ ہم ایک گابے پروان کی نسل کا ایک آدمی اس حال میں ہے, وہ آئیں گے. میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی, وہ جہاز بھیج دے گی یہودیوں پر مجھے نہیں ملیں گے. یہ کس طرح آپ پکی بات کر سکتے ہیں کہ یہ اگر ویڈیو میری وہاں تک پہنچ جائے, اللہ کرے پہنچے, تو وہ آپ کا یہ علاج کروا دیں گے؟ اسی ٹائم یہ پکا یقین ہے؟ مجھے یقین ہے لگتا ہے, کیونکہ وہ ہماری نسل کے فین تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ سرمایہ ملک کے سپورٹس کے سرمایہ لوگ ہیں, یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں. میں نے یہ بات اس لیے اٹھائی تھی کہ میں نے یہ بات 15 سال تو گزر گئے, 15 اور گزر جاتے. میں خود خاندانی آدمی ہوں, میری جگہ ہے, میرا اڈا ہے, اس میں قبضہ ہوا ہے. کس نے قبضہ کیا؟ چاچوں کی بیٹوں سے. یعنی کہ گھر کو آگ لگی گھر کے ہی چراغ سے. گھر کے ہی چراغ. خدارا ناظرین, یہ ساری صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ گھر کو آگ لگی گھر کے ہی چراغ سے. سہیل بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک جگہ ہے, اس پہ ہمارے چچا زاد نے قبضہ کیا ہوا ہے. کتنی جگہ ہے وہ ماشاءاللہ ہے, 5 بھائیوں کی سیادی 3 مرلے, اور 5 بہنوں کو صرف 1.5 مرلہ صاحب کنار کی قریب قریب جگہ آتی ہے. اگر وہ آپ کو مل جائے تو میرا حصہ ہی مل جائے,
मुझे मेरे 3-4 मरले वही मिल गए तो वो 5-6 करोड़ पे के है। किस जगह पे है? काले खां होटल का, काले खां होटल काफी रोड पर, हाँ जी हाँ जी, उसके सामने अड्डा है, बिल्कुल सामने। उसके सामने तो वो बन गया है अपना, अल्लाह खैर टैक्सी करे, मेट्रो। मेट्रो के साथ पेप्सी वाले है, हाँ जी हाँ जी। उनके साथ ही इससे इधर अड्डा बंद हुआ हुआ है। अच्छा, अड्डा बंद किया, वो सामने मकान बना हुआ है, अच्छा, सारी चीजें जगह बंद की हुई है। वो बंद की हुई है अब, यानी कि वो कब्जा करके बैठे हुए हाँ हैं। वो कर सकते हैं। क्या फायदा है उनको कब्जा करने का? उन्हें फायदा ये है कि वो कहते हैं हमारी एक जगह है, दूसरा वो जिससे मर्जी अंदर खाते काम करवा देते हैं, अपनी जगह का हवाला देकर लोगों से कोई ना कोई कारोबार के लिए पैसा ले लेते हैं, यानी उनमें उसका बेनिफिट है। अच्छा 2 भाई है, शादी भी उनकी नहीं हुई, अकेले रहते हैं अच्छा, और कहते हैं कि कोई माँ का बेटा उन्हें वो जगह लेने नहीं दे सकता, शरा छाड़ है, छड़े छांड है, शादी भी नहीं हुई तो हवस पैसे की। फावल पैसे की। ये हालात है नाजरीन कि जिन्होंने कब्जा किया हुआ है वो, उनकी शादी भी नहीं है, वो छड़े छाड़ है। किस लिए वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है? इन जगह इनकी है, मलकियत इनकी बनती है, तो वो कौन है तो जिन्होंने इनको इस हालत, वो असल में उन्होंने इनको इस हालत में पहुंचाया। अगर वो कब्जा वहां पे ना करते तो ये हालात इनके आज ना होते। और देखिए PIA 15 साल मसूद पार्टी सर्विस की, फौत हो गया, ना रिटायरमेंट दी, ना उनकी फौत कोई पेंशन दी, ना उनके बच्चों को पूछा। ये PIA अदारे, इकबाल भट्ट, वल्द मसूद इकबाल भट्ट सिक्योरिटी अफसर अभी भी रिकॉर्ड वहाँ है, और बाकायदा इल्ज़ाम लगाए जी उन्होंने हमें क्या फ़ायदा दिया, वो तो इतना नुकसान करके उन्होंने हमें क्या किया ऐसे, यानी देना दूना कुछ नहीं, सिर्फ इल्ज़ाम लगाने बस। पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी कौम, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हुकूमत और कौम में अभी भी ऐसे ऐसे लोग माँ के बेटे बैठे हैं जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी वो मेरे पास आएंगे। मुझे पता है पाकिस्तानी मुल्क जो है, इसकी कौम, इनमें बड़ा जज्बा है, अल्लाह ने बड़ी ताकत दी हुई है। हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है, ना इसी उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप पूछ के देख लो, मेरा बिल है 12,000 रुपया, मैंने कहा या अल्लाह कौन तारेगा। अच्छा अल्लाह के दुआ करी, या अल्लाह कोई ऐसा बंदा भेज, बट फाउंडेशन वाले बट से जो उन्होंने कपड़ा दाना बनाया है प्राइवेट, उन्होंने मैं फ़ोन किया, मुझे मेरा बिल आ गया, व्हाट्सएप सेंड कर देता हूँ। अच्छा, मैं कहती मेरे घर राशन भी नहीं गया, व्हाट्सएप राशन भी आ जाएगा। इरशाद भट्ट साहब, कर्नल साहब, अपना फरियाद भट्ट साहब, जुवेल भट्ट साहब, अच्छा, ये ऐसे अच्छे लोग ही वे कि मैं तुम्हें इन्होंने लोगों के बारे दस नहीं सकता। अल्लाह ने इन्होंने बड़े दिल रखे हुए कि इन्होंने मेरी छत विखी रोन लग पे, मेरे को बैठे रोन लग पिया, बेगाने आगे रोन लग पे वे तो मेरे नजर तुझसे फिर अपने मेरी नजर तुम मैंने नहीं जानते, मैं तो पहले किया है। और एक बारी आओ, अपना PN भेजो, नहीं आना तो टाइम नहीं गया, PN भेजो, ਤੁਹਾਡੇ 100 ਸੈਕਟਰੀ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ कि खुद भी नहीं मिल सकता सी आप किस तरह आ सकता है सवाल उनके ज़हन में, आप खुद नहीं जा सकते थे। किस तरह गार्ड के आने उन्होंने गार्ड मैनू उन्होंने चाह नहीं मिलते। सिक्योरिटी हाँ जी, उन्होंने सैकटरी मैनू जितने बैठती रोज दफ्तर उस दिन पहुंच नहीं देते। मेरे को कोई फैसिलिटी नहीं है, मेरे को कोई पैसा नहीं है। सर जिस दिन अपनी बेटी दफनाना सीगा मेरे को कफन के पैसे नहीं सी। इस तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं पाकिस्तानी आवाम को कहना वा सुनो, अपने बच्चे के हक लिए अपनी आवाज़ उठाओ। मैं उठाई है, मैं बच्चे के मुस्तकबिल उठाई है। मरना तो एक दिन है वे जी रात कबर चो बाहर नहीं गई। अपने बच्चे के हक उठाओ। हुकूमत किसी को दवे ना दवे कुछ, अल्लाह ने बड़े बड़े माँ के पुत्र पैदा किए हुए जी आगे किसी न किसी सपोर्ट कर जाते हुए। मैं कोई फकीर नहीं गा, मेरी प्रॉपर्टी में तेन सब कुछ दसिया है, कब्जे हुए मेरा तो अज मैं मजबूर है कि मेरे बच्चे को कितनी रोटी होती कितनी नहीं होती। मेरा बच्चा हूँ भी कहता पापा मैंने नान टिक्की लैके दे, मैं 10 बन के अच्छा बेटा अच्छा।
मेरे को पखा नहीं गा, मेरे को छत नहीं की, इस वास्ते चलाया वा अंदर की आवाज़ कटी गई। हुकूमत भी दसिया है, आवाम ने भी दसिया। कोई तो माँ का पुत्र ऐसा होएगा जो दिल च दर्द होएगा। पाकिस्तान च ऐसे ऐसे अल्लाह ने बंदे बिठाए हुए जो 4-4 पाकिस्तान खुद बना दें, ऐसे ऐसे माँ के बेटे बैठे हुए। आवाज़ से तुसी मेरी पहचानी, आवाज़ ताड़ा हक मेरी पहचानता। बेशक मैं तो बैठा चढ़ पे थे, उन्ना ही अजर तुहानू मिलेगा, याद रखना। बेशक बेशक अल्लाह ने तुहानू उन्ना ही अजर देना वे, ऐसे ही। तुसी किसी मजलूम की आवाज़ तुसी बचाओ। आमीन। मेरा किसी को मतलब डिसहार्ट करने का कोई तरीका नहीं गा, मेरा किसी को मतलब कोई टच करना, मेरा सिर्फ यह मुतालबा है मेरे बच्चे का मुस्तकबिल मेरा कोई वजीफा ना, बस या मेरे पैसे चढ़वा दो, या मेरा हक दबा दो मैंने, या PI जो मेरा हक दबा देना, मेरे बाप की पेंशन दबा देना, मैंने वही पड़ी है। कुछ ना कुछ नहीं दसो। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइएगा कि 15 साल से आप इस चीज़ के साथ चल रहे हैं, 15 साल पहले क्यों नहीं आपने ये इस चीज़ को ओपन किया? सर मेरी वालदा 70 साल उम्र हुई, शायद होनी आ चुकी। मैंने देखा है जब हम आए हैं ना, नाज़रीन ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि जब हम इनका इंटरव्यू करने आए हैं तो इनकी वालदा बाहर मुझे मिली हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि माँ जी सिर्फ 2 मिनट हमसे बात। कहते जी नहीं, मैंने कैमरे के सामने नहीं आना। मैं कह एक पिक्चर, कहते नहीं जी आप मेरे बेटे से बात कर लें, जो भी आपने बात करनी है। 70 साल की वालदा है, घरों में काम करती हैं, 24 घंटों में 20 घंटे वो काम करती हैं, 3 जगह पे वो नौकरी करती हैं, घरों में सफाई का, बर्तन मांजने का वो काम करती हैं, और उन वालदा को अपने बेटे की ये हालत जो है वो देखी नहीं जाती। बेटा इस वक्त किस हालत में बैठा है नाज़रीन आप देख रहे हैं। अच्छा बादशाह, मुझे ये बताइएगा कि आपने इसका इलाज कभी पहले किसी को चेक करवाया आपने? जी मैंने चेक करवाया पाकिस्तान में, वो कह रहे इसका इलाज है कोरिया में या इंग्लैंड में। असर पेट वही है, 20-25 लाख रुपये लग जाएगा और आप एक दफ़ा आप पूरे सेट हो जाएगा। अच्छा 20-25 लाख इस पे लगेगा तो ये ठीक हो जाएगा? ठीक है। पाकिस्तान में नहीं, बाहर? पाकिस्तान में तो वो बेटे को शलिंग करते हैं, अच्छा इधर से ऐसे डाल के बेटा शलिंग काट देते हैं, बाजी आपको भूख लगी आप ठीक है, पर वो नुकसान है। यानी कि वो फालतू चीज़ जो है वो काट देते हैं, ऐसे मेदे को वादा कर देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता, वो दोबारा फिर वही आ जाता है। ये तो मुझे डॉक्टर अभी तो मैं 3 साल अभी ये ऑपरेट नहीं करवा सकता। अच्छा अभी 3 साल क्यों? कि मुझे थोड़ा सा दिल का मसला हुआ होगा, तो उन्होंने कहा अभी आपको दिल का मसला है, अभी आपने ये ऑपरेट नहीं करवाना। फिर भी मैंने अल्लाह का आसरा लिया, मैं यकीन करे मेरी बीवी फौत हो गई तो मैंने 2 दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश की। अल्लाहु अकबर। मेरी वालदा ने मुझे मारा, अपने हाथ को कर लिया, तो ये भी मुझे देखते नहीं जाते ये क्या कर रहे हो? अगर माजी चली गई, मेरा दिल नहीं लगता, सारा कुछ सेट में संभाले ऐसी मैं किस्सा संभाल सकता, मैं अपने आप नहीं संभाल सकता, ना मेरे को पैसा है ना मेरे को मुस्तकबिल है, मैं की करा दसूँ? फिर देखिए अल्लाह है उत्थे, तो सारी बात सुन लिया। फिर मैं कहा यार मीडिया का सहारा लगा हुआ, शायद कोई हुकूमत नहीं तो कोई अल्लाह का बंदा, कोई ऐसा बंदा मैंने मिलेगा जिसे चलो मेरा इन्ने के हालात ठीक है कि मेरे बच्चे का कोई मुस्तकबिल बन जाए, मेरे बच्चे को कपड़े नहीं गए, मेरे बच्चे को खाने ली अच्छी खुराक नहीं की, मेरे को अच्छी दवाई नहीं की, मेरे को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं की, तो मैं सिर्फ अपनी आवाज़ बचा रहा हुआ। ख़ानदानी आदमी है, अब सारी जिंदगी माँ बाप ने इन्हें देना सहाया है, इंज नहीं, पर बच्चे तो मजबूर हो गया, तो कहते बच्चे हाथों बंदा मजबूर हो गया। ज़ाहिरती औलाद की खातर एक माँ हो या बाप हो मजबूर हो जाता है। नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुहेल भट्ट साहब
کس حالات سے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ حالات یہاں تک کیسے پہنچے وہ بھی آپ کو پوری ڈیٹیل انہوں نے شیئر کی کہ ان کی جگہ بھی ہے لیکن اس پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ یہ 15 سے 16 سال سے یہ اپنی بیماری جو کہ چلی آ رہی تھی انہوں نے کبھی کسی کو عیاں نہیں ہونے دی، لیکن مجبوری وہ میڈیا پہ آنا پڑا ان کو۔ ان کی وائف اللہ بخشے ان کے درجات جو ہیں وہ بلند کرے، ان کے چلے جانے کے بعد یہ میڈیا پہ آئے۔ 70 سال کی ماں ہے جو کہ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے کام کرتی ہے صرف اپنی اولاد اور اس کے بچے پالنے کے لیے۔ خدارہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے، اور مریم صاحبہ سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، ظاہر ہے ایک مریم صاحبہ یہ آپ کے بھائی ہی لگتے ہیں، آپ کے ماموں کے بیٹے ہیں تو بھائی ہی ہوئے نا۔ خدارہ ان کی ہیلپ کی جائے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔